इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना की कमियों के बारे में। अगर आपकी बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि अकाउंट है तो यह वीडियो अंत तक आप जरूर देखिए, क्योंकि जो कमी आज मैं बताने वाला हूं वह बैंक, पोस्ट ऑफिस, यहां तक कि एजेंट भी कभी आपको नहीं बताएंगे। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की उन कमियों को जो भविष्य में आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विपिन पतालवंशी, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट और पीसफुल इन्वेस्टिंग के बारे में। तो आइए हम अब एक एक कमियों के बारे में जो है हम चर्चा करते हैं। पहली कमी सुकन्या समृद्धि योजना की जो मानी जाती है, कही जाती है, समझी जाती है, वो पैसा बहुत लंबे समय तक लॉक हो जाता है, अर्थात लॉक इन पीरियड को लेके। तो सुकन्या समृद्धि योजना की में जैसे हम देखते हैं कि इसमें 15 साल तक पैसा जमा करना रहता है और 21 साल में जो है मैच्योरिटी इसकी पूरी होती है। और 18 साल से पहले कुछ एक्सेप्शनल घटनाओं को छोड़ के किसी कीमत पे इसमें से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। यहां तक कि अगर जीवन में आपको कोई ऐसा डिजास्टर आ गया या इमरजेंसी कह सकते हैं आ गया, तो आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब है आपको ही आपका पैसा आपको अपने काम में नहीं आएगा इस स्थिति में। ये पहली कमी हो गई इसके लॉक इन पीरियड को लेके। दूसरा है ब्याज दर का स्थिर ना होना। मैं भी मानता हूं ये बहुत बड़ी कमी इस योजना में है। अगर कोई मुझसे पूछेगा सबसे बड़ी कमी योजना, तो मैं यही बता दूंगा कि इसका ब्याज दर क्या है, स्थिर नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में जैसा हम देखते हैं आरडी है, एफडी है। आरडी एफडी में जैसे ब्याज निश्चित रहता है। ब्याज निश्चित का मतलब जैसे अभी आरडी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो इस समय ब्याज कितना है, 6.7 का। और जो पीओटीडी है, पीओटीडी, तो इस पे ब्याज दर 5 साल वाले पीओटीडी पे कितना है, 7.5 का। आप जिस दिन ये योजनाएं ले लिए फिर जो है इसमें ब्याज दर में परिवर्तन नहीं होगा 5-10 साल के लिए। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में क्या सबसे बड़ी कमी बताया कि ब्याज दर स्थिर नहीं है। ब्याज दर इसका हमेशा घटता बढ़ता रहता है। हर 3 महीने पे सरकार या फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, इस पर रिव्यू करती है। जैसा हम देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना जब शुरू हुआ 2015 में, तो इस पे ब्याज दर जो है 9.2% का था पर ईयर का। इस समय 8.2 हो गया, अभी 7.3 भी चला गया था। तो इसमें क्या है, उतार चढ़ाव मतलब होता रहता, हर 3 महीने में कम ज्यादा इसमें होता रहता, और भविष्य में भी ये कम ज्यादा हो सकता है। तो फिक्स रिटर्न इसका फिक्स ब्याज नहीं है, कहने का मतलब ये है। तीसरे कारण पे अगर हम आ जाएंगे तो बीच में जैसे अकाउंट और योजनाओं में हम बंद कर लेते हैं, जैसे आरडी है, एफडी है, म्यूचुअल फंड की एसआईपी नहीं चलाना है तो कुछ पेनाल्टी के साथ आरडी एफडी बंद हो जाता है, और एसआईपी तो वैसे भी बंद हो जाता है एक्सपेंस रेशियो ले होके। तो इस योजना में क्या है, बैंक अकाउंट बंद करना बहुत मुश्किल है। लोग सोचते क्या है कि जब चाहेंगे अकाउंट बंद कर लेंगे, अन्य योजनाओं में आदत पड़ी है। लेकिन सच्चाई है कि सामान्य कारण से अकाउंट बंद ही नहीं होगा। सिर्फ बहुत खास परिस्थितियों में इसमें अकाउंट बंद करने की अनुमति मिलती है। वो कौन सी स्थितियां, उस पर जो है वीडियो बनाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें कई बार इस स्थिति से क्या होता है, पैसा कई सालों तक क्या होता है, फंसा रहता है। मतलब एक बार फंसे तो निकलना जो है आसान नहीं है। चौथी कमी पे आ जाते हैं, हर साल पैसा जमा करना जरूरी। हालांकि और योजनाओं में भी ये पैसा आपको हर साल तो जमा ही करना है, लेकिन इसमें कुछ जैसे अगर आप किसी साल पैसा नहीं जमा कर पाए, मान लीजिए कोई साल आपका गैप हो गया, तो अकाउंट तो डिफॉल्ट होगा ही, पेनाल्टी अलग से लगेगी, ब्याज का नुकसान जो होगा अलग से होगा। इसलिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी परेशानी इसमें बन जाती। देखिए कहने का है 250 रुपये 1 साल का जमा करने का। जो ज्यादा बड़ा अमाउंट जमा करता है उसको लिए मैनेज करने में थोड़ा सा जो है क्या हो जाता है, मिसमैनेजमेंट या दिक्कत हो जाती है, उनको कह सकते हैं। 5वीं कमी, महंगाई को पूरी तरीके से मात नहीं दे पाती। कहने का मतलब है जो इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ रहा है उसको पूरी तरीके से बीट करने में सक्षम नहीं है सुकन्या समृद्धि की योजना। हाँ, इस योजना की एक विशेषता मानी जा सकती है कि इसमें ट्रिपल ई का बेनिफिट हमको मिलता है। ट्रिपल ई का बेनिफिट का मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, अर्थात पैसा जमा करने पे, ब्याज मिलने पे और मैच्योरिटी पर सब पूरा क्या है, टैक्स फ्री है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महंगाई से तेज बढ़ती, मतलब ये महंगाई को बीट कर पाती है इसका ब्याज दर?
तो जैसा हम देखते हैं भारत में इन्फ्लेशन रेट अभी 6 से 7 पॉइंट तक पर ईयर है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज कितना 8.20। तो ब्याज दर अगर हम दोनों की तुलना कर लें तो रियल रिटर्न में क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है हमको वो नहीं फायदा इसमें समझ में आता। मतलब दिखने में फायदा जरूर आपको दिखाई देगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोनों की तुलना करेंगे तो हमको जो ग्रोथ मिलेगा, भले कंपाउंडिंग है, बहुत सीमित ग्रोथ मिलेगा। ये 5वीं कमी इसकी हो गई। 6वीं कमी क्या है, सिर्फ बेटी के लिए योजना है, तो इसके बेटी के नाम से ओपन किया जाता है, उसी नाम से ये चलाई जाती योजना। बेटों के लिए इसमें कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा पूरी फैमिली की प्लानिंग अगर इससे कवर करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे पीपीएफ से है, पीपीएफ में जैसे परिवार में जितने सदस्य हैं चाहे सबका ओपन आप करा लीजिए, यहाँ तक कि माइनर का, छोटे बच्चों का भी ओपन हो जाता है। तो इसमें इस तरीके का जो है बेनिफिट नहीं है। 7वां है निवेश की आज़ादी नहीं। निवेश की आज़ादी नहीं, इसका क्या मतलब है, सुकन्या समृद्धि योजना में आप फंड चुन नहीं सकते हैं। रिटर्न आपके हाथों में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं, न फंड इसमें आप सेलेक्ट कर पाएंगे। सब कुछ किस पे निर्भर है, एक ही सरकार के ऊपर। पूरा चीज दारोमदार किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर। जबकि म्यूचुअल फंड और दूसरी योजना में क्या है, आपके पास बहुत सारे उसमें क्या है ऑप्शन या विकल्प मौजूद होते हैं, आप किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। 8वां आ जाता है, ये भी बहुत बड़ी कमी है, मैच्योरिटी के समय माता पिता या अभिभावक की भूमिका शून्य, या मैच्योरिटी के समय माता पिता अभिभावक की कोई भूमिका नहीं इस योजना में रहती है। जैसा हम देखेंगे, जैसे ही बेटी इस योजना में 18 साल की हो जाएगी, सुकन्या समृद्धि खाता, उसका आधार पैन केवाईसी हो जाएगा और पूरे तरीके से उसका परिचालन बेटी के हाथ में आ जाएगा, आपके हाथ से चला जाएगा। और जब वह 21 साल की हो जाएगी तो पूरी मैच्योरिटी, पूरा पैसा किसको मिलेगा, बेटी को मिल जाएगा। कोई भी बैंक, कोई भी पोस्ट ऑफिस अभिभावक या माता पिता से पूछने नहीं जाएगा कि दूं कि ना दूं बेटी को। तो ये मुझे बहुत बड़ी कमी इस योजना में लगी। इस योजना को बनाने वाले जो भी भाई बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, अभी कुछ लोग कहेंगे काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जैसे माँ बाप इतने मेहनत से पैसा एक एक रुपया जोड़ के जमा कर रहे हैं, कल 21 साल होने के बाद पता नहीं कौन किस विचारधारा करे, जाके पैसा लेके अपने मन मर्जी करने लगे। तो यहाँ मेरा एक पर्सनल विचार है, कम से कम मैच्योरिटी के समय माता पिता अभिभावक का एक सपोर्टिंग सिग्नेचर जरूर हो जाना चाहिए था। सपोर्टिंग सिग्नेचर हो जाता, उसके बाद पैसा चाहे जिसको मिलता, लेकिन सिग्नेचर सपोर्टिंग इसमें होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी कमी मुझे इस योजना की लगी, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। 9वां आ जाता है, हर लक्ष्य के लिए सही नहीं। हर लक्ष्य के लिए सही नहीं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना को हर जरूरत के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। कई लोग क्या होता है, इसको बहुत सारे मल्टीपर्पज योजना बना लेते हैं कि इसी में सब रिटायर का पैसा, सब खिचड़ी। तो क्या होता है, शादी, पढ़ाई, इमरजेंसी तो नहीं रखेंगे, रिटायरमेंट का जरूर रख लें, लेकिन इसमें रखना नहीं चाहिए। इसको खिचड़ी मत करें। मैं कई अपने वीडियो में बता चुका हूं कि मात्र बेटी के शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए बहुत कर सकते हैं, उसके फ्यूचर के लिए एक्स्ट्रा मनी इसमें रख सकते हैं, बाकी पैसा इसमें रखने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ सीमित उद्देश्य के लिए ठीक है, जैसा बताया बेटी की शादी व शिक्षा के लिए, बस इसको खिचड़ी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उतना पैसा रखिए जिसमें बेटी की शिक्षा और शादी हो जाए। अब मेरी सलाह लीजिए, मैं यह नहीं कर रहा हूँ, अब इतना जैसे हमने कमियां जान ली। कमियां का मतलब हर चीज में कमी होती है, तो वही कमी इसमें मैं बताया हूं ढूंढ के, रिसर्च करके। अपने आप को इससे क्या करेंगे, कंफर्ट, कोई लोग डिसकंफर्ट हो सकते हैं, कंफर्ट जोन में इसको लेके जा सकते हैं। जैसा भी इसमें महसूस करेंगे उसी अनुसार इसको लेंगे, लेकिन नकारात्मक सोच न लें, इसको पॉजिटिव थिंकिंग इसके अंदर लाएं। तो मेरी सलाह क्या है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना क्या है खराब है, लेकिन इसे पूरा निवेश बिल्कुल न बनाएं। सिर्फ एक हिस्सा, जैसे हमारा पोर्टफोलियो होता है तो सिर्फ इसमें क्या डालें, एक हिस्से का पैसा डालें, बाकी पैसा दूसरी योजनाओं में लगाएं। देखिए, स्मार्ट निवेश वही है जिसमें बैलेंस हो। बैलेंस का मतलब जैसे मैं बताता हूँ, पोर्टफोलियो कुछ पैसा सोना में होगा, सोने में हो, गोल्ड में लग जाएगा, कुछ जो है स्टॉक्स में लग जाएगी, ETF में लग जाएगा, बाकी जो स्मॉल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट की इसमें लग जाएगा। तो बैलेंस में रहेगा तो अच्छा रहेगा, बेहतर रिटर्न मिलेगा और आप रिस्क जोन में भी नहीं रहेंगे।
तो इस तरीके से इसको हमको क्या करना, सिलेक्ट करना है। तो इसीलिए कहता हूं भैया रुकिए, पहले कमियां समझिए फिर फैसला लीजिए। क्या मैं कहा, रुकिए, पहले कमियां समझिए फिर फैसला लीजिए। तो अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी जरूर कुछ लिखा करें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।